Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स की रिवीजन कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे डाउट डिस्कस करवाऊंगा जो जनरली सबके माइंड में रहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन सब के वेरियस केसेस होते हैं, तो कब कहाँ जाएगा वो सब डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में आज की क्लास के बाद। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्यों बढ़ते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब भी होगा, रिकंस्टिट्यूशन क्या कहलाता है? चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स। चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मे बी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है उस वजह से हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वजह से हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की वजह से हो, या डेथ ऑफ अ पार्टनर की वजह से हो। किसी भी वजह से हो सकता है। इन सब केसेस में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो चाहे मैं चेंज इन रेशियो के लिए पढ़ा दूं, चाहे एडमिशन के लिए पढ़ा दूं, चाहे आगे के लिए आपके काम आ जाए सेकंड सेमेस्टर में, सब में ट्रीटमेंट सेम चलेगा। ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब सी फर्म में एडमिट होना चाहता है। इनके यहां जनरल रिजर्व रखा हुआ है 50,000 रुपए का। ठीक है। ए और बी ये दिमाग लगाते हैं कि ये सी अब हमारी फर्म में आ जाएगा, तो जब सी फर्म में आएगा तो अब से पार्टनर्स 3 हो जाएंगे। आगे चलकर भविष्य में जब ये जनरल रिजर्व कभी बांटने की बात आएगी तो किस किस को मिलेगा? तो तब तो तीनों मुखिया हैं घर फर्म के, ए बी सी तीनों को मिलेगा। लेकिन इसमें मेहनत किसने करी है? आप ये बताओ, जनरल रिजर्व बनता कैसे? प्रॉफिट्स को सेट असाइड कर करके बनता है। हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है ना, प्रॉफिट का एक पोर्शन जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनता है। अब उसमें से ये प्रॉफिट्स में से जनरल रिजर्व बना, वो प्रॉफिट्स कब के हैं? जब मेहनत कौन करता था? सिर्फ ए और बी, सी का तो कहीं नाम ही नहीं था। इस वजह से ए और बी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे रिजर्व पे सी का कोई हक हो। सी को 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए इसमें से। इस वजह से वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, इन रिजर्व्स को अभी बांट लेते हैं। ठीक है। ये सारे रिजर्व्स वो क्या करते हैं, सी के आने से पहले ही ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। समझ में आया? इवन जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें भी वो क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि यहां तो थोड़ा लॉजिकल आपको लग भी रहा होगा कि हाँ भाई सी को नहीं मिलना चाहिए, वहां भी सही है। अब जैसे चेंज इन रेशियो में ए और बी पहले 3:2 में शेयर करते थे, अब वो लोग 1:1 में शेयर करना चाह रहे हैं आज से। तो 50,000 का जो जनरल रिजर्व है, ए चाहेगा कि अभी बांट लेते हैं, क्योंकि अभी बांटेंगे तो 30,000 तो ए को मिलेगा, 20,000 रुपये बी को मिलेंगे। अगर अभी नहीं बांटा ना तो बाद में 25-25 मिलेंगे, ए का नुकसान हो जाएगा, बी को फायदा हो जाएगा इस वजह से, है ना। तो इस वजह से क्या किया जाता है, ये सारे रिजर्व्स वगैरह पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चाहे वो रिकंस्टिट्यूशन किसी भी वजह से हो रही हो, चाहे चेंज इन रेशियो की वजह से हो रही हो, एडमिशन या आगे किसी भी वजह से हो रही हो, हम इन रिजर्व्स को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आइए एक एक कर पढ़ते हैं कौन सा रिजर्व आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनता है? देखिए, वर्कमैन कहां पर होते हैं, वर्कर्स कहां पर काम करते हैं? वर्कर्स काम करते हैं जनरली फैक्ट्रीज में। तो फैक्ट्रीज वगैरह में ये बहुत नॉर्मल चीज है वहां पर कि वर्कर्स का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। इतनी सारी लेबर जब काम करती है तो किसी का हाथ मशीन में आ गया या कोई और सेफ्टी वायलेशन हो गया, तो किसी भी दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप अगर पढ़ोगे कि जब भी मेट्रो भी बनती है ना, किसी भी सिटी की बन रही हो मेट्रो, तो मेट्रो के बनने के टाइम पर भी
अनफॉर्चुनेटली कुछ लेबर की डेथ हो जाती है, तब क्या पे करना पड़ता है? वर्कमैन कंपनसेशन पे करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, जब उनके कोई इंजरी वगैरह हो जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था 1 लाख रुपए का। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था। अभी रिकंस्टिट्यूशन होना है, अब से नई डीड होनी बनेगी, सब कुछ नया होगा। अब इससे पहले वो ये चेक कर रहे हैं 1 लाख रुपए है, अब वो देखेंगे कि क्लेम कितना आया। रिजर्व तो उन्होंने बैलेंस शीट में अलग करके रख दिया 1 लाख रुपए। तो ये क्या किया उन्होंने, भाई जब इनको पता ही है कि ये सब चीज़ें होती रहती है फैक्ट्री में, ये नॉर्मल चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, किसी किसी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है कि इंजरी हो जाती है, तो वो कुछ पैसे को अलग करके रखते हैं। आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा है ना, कंजर्वेटिज्म, प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस, डू नॉट प्रोवाइड फॉर द एंटिसिपेटेड गेन्स। अगर आगे चलकर कोई नुकसान लग रहा है तो उसके लिए अभी से प्रोवाइड फॉर कर लो, वो करते हैं। तो उन्होंने रिजर्व बनाकर रख लिया 1 लाख रुपए, लेकिन अभी तक चेक करा क्लेम आया कितना, तो क्लेम वो देखते हैं कि सिर्फ 30,000 रुपये क्लेम आया है अभी तक। तो बचे हुए 70,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। है तो ये रिजर्व पार्टनर्स का ही ना, तो उनको मिल जाना चाहिए ओल्ड रेशियो में। सी के आने से पहले ये काम निपटा लो, तो रिमेनिंग जो रिजर्व होगा उसको बांट लेंगे। आपके मन में ये डाउट आ सकता है, क्लेम तो फिर आ जाएगा आगे चलकर, तो फिर आ जाएगा तो अब तो फिर से कंस्टिट्यूट हो रही है ना फर्म, और अब जब क्लेम आएगा, अब जब भी कोई नया क्लेम आएगा या अब नया कोई चीज़ होगी तो उसमें तो सी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। अब फिर से प्रॉफिट में से सेट असाइड करेंगे जब तीनों मिलकर मेहनत करेंगे अगले साल से। अभी तक तो 2 ही मेहनत करते थे, तो इनके में से क्लेम दे दिया, लेकिन जब आगे क्लेम आएगा तो ये 2 अकेले क्यों बियर करें, तीनों मिलके बियर करेंगे ना। तो जब उस टाइम के प्रॉफिट होंगे उसमें से पैसा निकलेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा ए और बी को। समझ में आ रहा है? इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका एक केस भी करवाऊंगा, अलग अलग केसेस, मतलब एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द ईयर, ये मैं एक एक चीज़ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, वीडियो लंबी चली जाएगी, तो इसी वजह से ऐसे ही आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द ईयर शुड बी ट्रांसफर टू प्रोविजन। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। जितना आया, फॉर एग्जांपल 30,000 आया, जो बचा है उसको बांट दो। रिमेनिंग बैलेंस इन WCR इफ एनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या एंट्री होगी, WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भरती है तो क्रेडिट होती है, कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ये दोनों एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब इसका एक केस देख लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये एग्जांपल देखिए आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन का। आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 30,000, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 50,000 रुपए का, ये लिखा हुआ है। तो 50,000 रुपए का अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अलग अलग केसेस में चलते हैं जब नीचे आपको लाइबिलिटी गिवन है। तो पहले सबसे पहले जो लाइबिलिटी दे रखी है, मिल गया मेरे को ये पेज, जो सबसे पहले आपको लाइबिलिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 30,000। हमने 50,000 का रिजर्व बनाया था, लाइबिलिटी आई सिर्फ 30,000 रुपये। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, 30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो बचे हुए 20,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। WCR डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 20,000। समझ में आया ये चीज? फिर ये प्रेजेंटेशन दिखा रखी है कि बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा। अब तो बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी। सेकंड केस, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 रुपए। अगर लाइबिलिटी 50,000 ही आ जाए तो, अगर लाइबिलिटी 50,000 ही आ जाएगी
तो क्या होगा, ठीक है, सारा पैसा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में डाल दो, ठीक है, तो वो डाल दिया। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 बटने के लिए कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स में। तीसरा केस इंपॉर्टेंट केस है, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 60,000। अगर लाइबिलिटी 60 आ जाए तब क्या होगा? आप लोगों को रीवैल्यूएशन का एक दूसरा नाम पता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का? ये भी MCQ बन सकता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट? अनदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं गया था या नहीं जा पाया था कोई इनकम और एक्सपेंस, वो अब चला जाए रीवैल्यूएशन करते वक्त, ठीक है। तो जब हम रीवैल्यू मतलब रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं फर्म को, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस की भी एडजस्टमेंट करी जा सकती है। आप लोग करते भी हो, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो याद है ना आपको कैसे बनता था? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में फायदे आते हैं। फायदे का मतलब क्या होता है? असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये फायदे, आप ऐसे हिंदी में भी लिख, ये फायदों की साइड है, यहां सारे फायदे आएंगे। बाय असेट्स, असेट्स का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, यहां आएगा। यहां क्या आएगा? असेट्स का कम होना, लायबिलिटीज का बढ़ना, ये यहां आएगा, नुकसान जितने भी होंगे, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी 60,000 आती है, हम तो सोचकर चल रहे थे रिजर्व में सिर्फ 50,000 ही, हमने 50 को ही सेट असाइड किया था, लेकिन वर्कमैन को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 60। तो 50,000 तो रिजर्व से निकल जाएंगे, 10,000 एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, ठीक है। लायबिलिटीज बढ़ना कहां जाता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। क्या एंट्री बनेगी? देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 रुपए। आया समझ में? ठीक है। फिर ये जो सेकंड एंट्री कर रखी है ना, ये तो वो जो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया वो उसकी कर रखी है, वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। वो तो जब आपको पूरा प्रॉपर लिखने को आता है जर्नल एंट्री, भाई अब रिवैल्यूएशन बस एक ही एंट्री है 10,000, तो ये लॉस है, इसको बांट रहे हैं हम। मैं तो सिर्फ आपसे वर्कमैन कंपनसेशन के वो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस एंट्री का मतलब नहीं है। फोर्थ केस क्या लिखा है? नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ऊपर बस रिजर्व से बैलेंस शीट में, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरे 50,000 रुपए को बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक रिजर्व ऊपर गिवन है, हमने चारों केस ले लिए कि लायबिलिटी ज्यादा आई, कम आई, उतनी ही आई या कुछ भी नहीं आई, ठीक है। एक चीज और क्या बन सकती है, ध्यान से सुनना उसको भी, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं लिखा, बैलेंस शीट में आपने रिजर्व ही नहीं बनाया। हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें लगा कि वर्कमैन को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लायबिलिटी आ गई, 20,000 रुपए की लायबिलिटी आ गई, एडजस्टमेंट में लिखा है। अब क्या करें? क्या एंट्री पास होगी? देखो लायबिलिटी बढ़ रही है ना हमारी, ये वाला जो केस जो मैं बता रहा हूं, ये आप थर्ड वाले केस से भी तो कंपेयर कर सकते हो। भाई लायबिलिटी ऊपर 50, रिजर्व हमने 50 बना रखे थे, लायबिलिटी 60 की आई, तो 10 एक्स्ट्रा आई, कहां लेके गए आप? रिवैल्यूएशन में। अब भी तो वही हो रहा है, ऊपर 0 है बैलेंस शीट में, लेकिन लायबिलिटी आ गई 20,000 की, कहां लेके जाएंगे? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। समझ में आया अच्छे से आप लोगों को ये? तो ये मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए वर्कमैन कंपनसेशन के। आगे बढ़ते हैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनता है जब भी इन्वेस्टमेंट की कोई मार्केट वैल्यू में गिरावट आती है, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं और उसकी मार्केट वैल्यू में कोई फॉल आएगा,
तो कहीं उस रिजर्व में से कंपनसेट हो जाए। समझ में आ रहा है? हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये वो लोग ही आईएफएफ बनाएंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको डर है कि कहीं वैल्यू इतनी गिर जाए तो मेरा सीधा P&L पर नुकसान दिखेगा इतना बड़ा, तो वो धीरे धीरे करके एक रिजर्व बनाते रहते हैं कि एकदम से P&L पर इतना बड़ा झटका ना लगे। तो आईएफएफ बना हुआ होता है उनके यहाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल लो, ठीक है। वैसे रिजर्व और फंड में आपको फर्क पता है? 11th में था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बीच में, जब डिफरेंस प्रोविजंस एंड रिजर्व्स करते हैं हम लोग, वहाँ पे बता रखा था रिजर्व्स और फंड के बीच में डिफरेंस। तो चलिए, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर है वो हमने बनाया इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर गिर जाए उसके लिए। अब अगर वो गिरती है वैल्यू, एक केस लेते हैं, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमने लिखी 2 लाख रुपए की, आईएफएफ हमने बना रखा है 50,000 रुपये। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने किसी कंपनी वगैरह के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो वो तो बढ़ते घटते रहते हैं, बट अब जब फर्म रिकंस्टिट्यूट कर रहे हो आप, तो उससे पहले मार्केट वैल्यू पर तो लाओगे सब चीज़ों को। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाती है 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़। कितनी गिर गई वैल्यू? 20,000। आईएफएफ 50 था, 50 में से 20 तो निकाल सकते हो, 20 तो खत्म हो गए किसमें? मार्केट वैल्यू क्योंकि गिरी तो 20 तो वहीं खत्म हो गए। अभी भी आईएफएफ कितना बचा? 30,000। उसको ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। क्यों बांट लेंगे? अगर नहीं बांटा तो फिर आपको पता है सी आ जाएगा क्लेम करने के लिए, इससे पहले बांट लो। एंट्री क्या बनेगी? आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफएफ कितना है? 50,000। मैं कंबाइंड एंट्री कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिरी थी? 20,000, और 30,000 रुपये जो बचे वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोगों ने। आया समझ में ये अच्छे से? ठीक है। इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द बुक वैल्यू टू बी चार्ज टू आईएफएफ एज फॉलोज, जिसकी जर्नल एंट्री बनेगी आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। फिर बैलेंस इफ एनी इन आईएफएफ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, जिसकी एंट्री बनेगी आईएफएफ डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छे से आ गया ये चीज समझ में। अब इसका भी एक केस देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला है। देखिए, बैलेंस शीट गिवन है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है हमें 1 लाख की, आईएफएफ है 20,000। सबसे पहले वो कहता है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्या करें? पूरा आईएफएफ बांट दो। इसका मतलब मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई ना, पूरा बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्या एंट्री होगी? आईएफएफ डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹90,000। मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई। 1 लाख थी इन्वेस्टमेंट, अब 90 रह गई, 10,000 कम हो गई। तो आईएफएफ में से 10,000 रुपये तो ये खत्म हो जाएंगे। जो आईएफएफ अब 10,000 और बच गया उसको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आईएफएफ डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। थर्ड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 80,000। कितनी गिर गई? 20। आईएफएफ भी कितना है? 20। ठीक है, तो पूरे पैसे उसमें खर्च हो गए इन्वेस्टमेंट में। थर्ड एंट्री थर्ड केस देखो फिर, आईएफएफ डेबिट 20 टू इन्वेस्टमेंट 20,000।
आया ये भी समझ में। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 70,000 रुपये, 1 लाख से 70 हो गई, कितनी वैल्यू गिर गई? 30,000। हमने IFF कितना बनाया था? 20 ही सिर्फ। हम तो ये मान के चल रहे थे कि 20,000 ही गिरेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बट गिर कितनी गई? 10,000। 10,000 ऐसी वैल्यू गिर गई जिसका कहीं कोई हमारे पास बैकअप नहीं है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा यहाँ से हटा दिया मैंने। रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद होगा आपको 2 असेट्स जितने भी गिरते हैं वो यहाँ आते हैं, तो वो 10,000 रुपये इधर आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, नुकसान है क्योंकि। IFF डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000, 2 इन्वेस्टमेंट्स 30,000। आया, अच्छे से समझ में आया ये। नेक्स्ट, लास्ट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 1,10,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 110 हो गई, 1 लाख थी, अब 10,000 उल्टा बढ़ गई। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में ले जाओ, ये तो फायदा है। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से? 10,000 10,000। एक तो ये हुआ, ये जो IFF पड़ा था 20,000, ये तो काम ही नहीं आया, पूरा बांट दो। IFF डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। बताइए आप लोगों को ये सारे केसेस IFF के समझ में आए? ठीक है, यही हो सकते थे IFF में, वैल्यू ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, कुछ भी ना हो, और इसके अलावा तो कोई केस नहीं बन सकता IFF का, ठीक है। बस वही हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपको ऊपर लिखी है, नीचे लिखा है कि मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, और IFF इनके यहाँ है ही नहीं। अब यही केस और बना सकते हो आप अगर बनाना चाहो कि IFF है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सीधा रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे, जैसे बाकी एसेट्स का करते हैं वही उसका करेंगे। बचे हुए जो रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व मतलब जो किसी के अगेंस्ट नहीं बने, जैसे कोई उसके अगेंस्ट कोई क्लेम वगैरह नहीं आता, उनको फ्री रिजर्व कहा जाता है। जिनका 2 एग्जाम्पल होते हैं बेस्ट, जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों को फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, जनरल रिजर्व या P&L जो भी है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीन रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिप्लेसमेंट रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व एक्सेट्रा शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको गलती से भी हाथ मत लगाना, लोग EPF में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, सब हमेशा यही पूछते हैं ये बांटना है या नहीं बांटना। एम्प्लॉय के लिए है प्रोविडेंट फंड, उसको मिलेगा रिटायरमेंट पे। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके पैसे पार्टनर ओनर में बांटेंगे तो बद्दुआएं मिलेगी। कहाँ एम्प्लॉयज के पैसे पार्टनर्स को मिलेंगे? ठीक है, तो ये कभी भी नहीं बांटना। लास्ट पॉइंट है, ये तो प्रॉफिट्स की बात करिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, एंड लॉसेस भी तो होता है। लॉसेस कौन सी साइड पे दे रखा होगा आपको? असेट साइड पे। एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो, अक्यूमुलेटेड लॉस डायरेक्टली लिखा हो, ठीक है, ये कुछ कुछ नाम हो सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, ये सब चीजें हो सकती है। P&L डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा गिवन ऑन असेट साइड शुड बी चार्ज्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। वो चार्ज होगा पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स को नुकसान होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉस, ये जो भी उनका नाम आया, टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, वॉट एवर द नेम इज। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये पांचों चीज, 5 पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को पूरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्कस करवाया। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, भैया जितना क्लेम है दो, बाकी दो मतलब अलग करके रखो प्रोविजन में, बाकी सारा बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में। IFF जितनी मार्केट वैल्यू गिरी है उसको अलग करो, बाकी को बांट दो। फ्री रिजर्व पूरा बांट दो, EPF वगैरह को कभी मत बांटो, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को चार्ज कर दो पार्टनर्स में। समझ में आ गया आप लोगों को इतना? ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।